Hello everyone. So welcome to our third lecture of history. Okay. In the last lecture we have seen the tradition of historiography. Okay. Now in this particular lecture we are going to study development of scientific perspective in Europe and historiography. Okay. So we are discussing chapter 1, that is historiography development in the West. Okay, and we are in the 1.3 point of this particular chapter. So now development of scientific perspective in यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. सो यूरोप में किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच लिया गया है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके. टिल द 18th century CE, मतलब कॉमन इरा, यूरोप had achieved remarkable progress in the fields of philosophy and science. ओके. सो 18वीं सदी तक यूरोपियन कंट्रीज में फिलोसॉफी और साइंस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो गए थे. ओके. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. और जितने भी historical scholars थे उस जमाने में, उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं by using the scientific way और scientific approach. ओके. मतलब जो सोर्सेस अवेलेबल है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. ओके. नाउ द philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography. ज्यादातर जो डिस्कशन स्टार्ट हुए 18th सेंचुरी में वो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के हुए, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हिस्ट्री को स्टडी करने का. ओके. व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री एंड व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री. ओके. सो दिस वर द पॉइंट्स of discussions in that particular era. Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. 18वीं सदी के पहले जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थे वो हिस्ट्री को ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे थे. उनका जो कंसेप्ट था वो हिस्ट्री को लेकर, वो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप नहीं हुआ था उनका, और हिस्ट्री को स्टडी करने का जो मेन पर्पस है वो उन्हें क्लियर नहीं था 18वीं सदी के पहले. ओके. लेकिन ये जो सिनारियो था उन लोग का, हिस्ट्री को डिवाइन फिनोमेना कंसिडर करने का जो सिनारियो था वो चेंज हुआ उनका. और इन द ईयर 1737, दैट इज कॉमन इरा, द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन जर्मनी. एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जर्मनी में. ओके. 1737 में उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी. ओके. दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. सो इस यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट बनाई, प्रॉपर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. कौन सा? हिस्ट्री का. ओके. और उसके बाद बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने भी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किया अपने यूनिवर्सिटी के अंदर. ओके. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज. सो धीरे धीरे बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज थे जर्मनी में उन्होंने भी हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किया और हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू कर दिया उन्होंने भी. अब नोटेबल स्कॉलर्स, मतलब ऐसे फेमस हिस्टोरियंस या फिर स्कॉलर्स कौन थे जिन्होंने हिस्ट्री आज हमारे सामने रखी है. ओके. सो वो वन बाय वन हम एक एक नोटेबल स्कॉलर को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री को डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स. अब सभी के सभी स्कॉलर को तो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ जो नोटेबल स्कॉलर्स हैं जिनके काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं रेने डेस्कार्टे. ओके. रेने डेस्कार्टे.
Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. ओके, ये पहले ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए और हिस्ट्री को प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसको ठीक से एग्जामिन करना जरूरी समझा। ओके, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी उनके पास, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन्होंने ठीक से एग्जामिन किया, स्टडी किया और उसके बाद अपना नरेशन दिया। ओके, अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, देखो उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इस किताब में उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, ओके, जिसकी मदद से हम लोग हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। ओके, द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। और उन्होंने क्या रूल दिया है अपनी इस किताब में, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग for true till all the grounds of doubt are excluded। रेने डेस्कार्टे का क्या बोलना है कि किसी भी चीज को या फिर घटना को तब तक आप सच मत मानो जब तक कि उसमें एक भी डाउट ना हो। ओके, कोई भी इवेंट के बारे में अगर हम लोग बता रहे हैं तो हमें वो इवेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन के सामने तभी ही रखना है जब तक कि हम उस इवेंट से ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर ना कर ले। ओके, ये किसका कहना था, रेने डेस्कार्टे का। ओके, नाउ नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर इज वोल्टायर। ओके, कौन है वोल्टायर, 1694 टू 1778 एडी। देखो, वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वाज फ्रेंकोइस मैरी एरेट। उनका ओरिजिनल नाम क्या था वोल्टायर का, फ्रेंकोइस मैरी एरेट। ही वॉज फ्रेंच, वो कौन से देश के थे, फ्रांस के थे, इसलिए वो फ्रेंच थे। ओके, he opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography। उनका क्या बोलना था कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजी मतलब क्या, सीक्वेंस के साथ स्टडी करना है और वो इवेंट सच है कि नहीं ये पता करना है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बाकी इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल सोशल ट्रेडिशंस, ओके, जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे हिस्ट्री में एंशिएंट टाइम्स में, ओके, वो फेस्टिवल्स को भी हमें स्टडी करना है। ट्रेड जो होता था पुराने ज़माने में उसको भी स्टडी करना है। पुराने ज़माने की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है। और एंशिएंट टाइम में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस था वो कैसे परफॉर्म किया जाता था उसको भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसने बोला है हमें, वोल्टायर ने बोला है। ओके, it gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing। इतिहास लिखने के लिए ये जरूरी है कि हर एक चीज को कंसिडर किया जाए। हम सिर्फ राजा को लेकर के इतिहास नहीं लिख सकते, राजा की प्रजा को भी इतिहास में नोट करना जरूरी है। ओके, हम सिर्फ लड़ाई या फिर जंग के बारे में ही नहीं लिख सकते, जो बाकी इवेंट्स भी हुए हैं हिस्ट्री में उसके बारे में भी लिखना जरूरी है। कल्चर है, ट्रेडिशन है, आर्ट है, वो सबको भी नोट करना जरूरी है। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। इसलिए वोल्टायर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। ओके, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, वोल्टायर वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ओके, so this is about Voltaire। The next is George Wilhelm Friedrich Hegel। Okay, what is the name, George Wilhelm Friedrich Hegel। So Hegel was a German philosopher, so he was from Germany। He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner। हेगल का क्या बोलना था कि जो भी हिस्ट्री के बारे में हम बताने वाले हैं फ्यूचर जनरेशन को, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ओके, मतलब तुक्का नहीं मारना है, या फिर जो भी स्टोरी बता रहे हैं हम वो स्टोरी
आने वाली जनरेशन को सच लगना चाहिए, इस तरीके से नरेट करना है। ओके, टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। उसका क्या मानना था कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का जो टाइमलाइन है वो हमें ये बताता है कि प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, मतलब अगर हम लोग ने 4-5 इवेंट्स लिख दिए हैं और वो 4 के 5 इवेंट्स को स्टडी करने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, he also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth। और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल, हेगल का क्या बोलना था कि ये जो हिस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे नए एविडेंस मिलते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग और डीपली स्टडी कर सकते हैं सोर्सेज जो अवेलेबल होंगे हमारे पास उनको। ओके, तो इनका क्या बोलना था हेगल का कि जो मेथड है हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का वो चेंज होगा टाइम टू टाइम। ओके, with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods। हेगल की वजह से बाकी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस बात पर यकीन किया कि जो हिस्टोरिकल मेथड है वो भले ही थोड़ा अलग है, उसकी भले ही अलग है, उसका मेथड डिफरेंट है, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है। हिस्टोरिकल मेथड इज नो लेसर देन द साइंटिफिक मेथड। ओके, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। एक किताब है जिसका नाम क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। इस किताब में आपको जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेजल, ये जो स्कॉलर है, इनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स पढ़ने मिल सकते हैं। ओके, और इन्होंने एक और किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम क्या है, रीजन इन हिस्ट्री। क्या नाम है उसका, रीजन इन हिस्ट्री। ओके, okay, it is good to know this, that according to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. ओके, सो हेजल का क्या मानना था कि हम इंसान किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते कि हम उसके दोनों हिस्सों को न जानते हो। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि अंधेरा है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि अंधेरा अगर न हो तो क्या है, रोशनी होती है। ओके, अगर हम किसी चीज को गलत बोलते हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि सही चीज क्या है। ओके, सो we human beings always want to know all the sides of particular phenomena। किसी भी चीज के हम दोनों साइड्स को जानना चाहते हैं, और जब तक हम दोनों साइड्स को नहीं जानते हम उस चीज को ठीक से समझ नहीं सकते। ओके, सो ये जो मेथड है फॉर एनालाइजिंग एनीथिंग बाय कंसिडरिंग द अपोजिट्स इज कॉल्ड एज डायलैक्टिक्स। उसे ही क्या कहा जाता है, डायलैक्टिक्स कहा जाता है। देखो, इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग व्हिच इज कॉल्ड थीसिस। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी इवेंट को लेकर एक थ्योरी प्रपोज की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेसिस। फिर उस थ्योरी को काउंटर करने के लिए, उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए एक और थ्योरी तैयार की जाती है जिसे एंटीथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीथेसिस। उसके बाद हम थेसिस और एंटीथेसिस दोनों को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से पार्ट का, कौन से अजम्पशन का पगड़ा भारी है, मतलब कौन सा अजम्पशन ज्यादा करेक्ट है, कौन से अजम्पशन के पास ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। और फिर उसके बाद हम एक नया अजम्पशन देते हैं और उसे ही हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि पर्टिकुलर किंग, टेक एन एग्जांपल ऑफ टीपू सुल्तान।
ओके, अगर मैं बोलता हूं कि टीपू सुल्तान वॉज अ गुड किंग, एक अच्छा राजा था। ओके, सो अभी ये मेरा क्या हो गया, थेसिस हो गया। क्या हो गया, थेसिस। इसका एंटीथेसिस क्या होगा कि टीपू सुल्तान अच्छा राजा नहीं था। ओके, सो अब मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गए हैं। एक स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान वाज गुड किंग, दूसरा स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान वाज नॉट अ गुड किंग। अब हम क्या करेंगे, हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इवेंट किस स्टेटमेंट को रिजेंबल करता है, कौन से थेसिस को रिजेंबल करता है। और फिर हम देखेंगे कि दोनों अजम्पशन में से सबसे ज्यादा सही कौन सा हो सकता है। ओके, और जो सही होगा वो हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। ओके, so this is all about the George Wilhelm Friedrich Hegel. Now you will move to another scholar, that is Leopold von Ranke. Okay, what is the name? Leopold von Ranke. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. Okay, Berlin यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। ओके, लियोपोल्ड वॉन रैनके। और इन्होंने जो कुछ नरेशन दिया है हिस्ट्री को लेकर के, उससे 19th सेंचुरी में जितने भी बाकी स्कॉलर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ओके, उनके assumptions को, narrations को वो लोग सही मानते थे। He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with the greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. लियोपोल्ड वॉन रेंके का क्या बोलना था, जो कुछ भी हम नरेट करने वाले हैं उसका हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, और हमें हिस्ट्री को इमेजिन नहीं करना है। ओके, हम इमेजिन करके नहीं बताना है हिस्ट्री को कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे इस तरीके से काटी गई होगी शाइस्ता खान की उंगलियां, ऐसे नरेट नहीं करना है। जो भी हम बता रहे हैं उसके पास, उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ओके, collection of his articles is published in two books. जो कुछ उन्होंने लिखा है लियोपोल्ड वॉन रंके ने, वो दो किताबों में आपको पढ़ने मिलेंगे। वो है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ओके, एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो बुक्स है जिनमें आपको लियोपोल्ड वॉन रैंके के नरेशंस देखने मिलेंगे, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, now next scholar is Karl Marx. Okay, Karl Marx रशिया के थे। देखो, in the latter half of the 19th century a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of the society into classes, leading to class struggle. According to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. Das Kapital, Authorities, written by him, is the most referred book all over the world. देखो, कार्ल मार्क्स ये एक हिस्टोरियन भी थे और एक ये कम्युनिस्ट थिंकर थे। ओके, कम्युनिज्म को ये फॉलो करते थे। तो इन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है फॉर हिज ओन सर्वाइवल, उसको उन्होंने कंसिडर किया हिस्ट्री को नरेट करने के लिए। ओके, क्या इकोनॉमिक नीड्स थी उस जमाने के लोगों की, क्या चाहिए था उनको सरवाइव करने के लिए, उस चीज को उन्होंने अपने नरेशन में कंसिडर किया है।
ओके। और इनका जो नरेशन है हिस्ट्री का वो वाइडली एक्सेप्टेड है। ओके। इनका क्या बोलना है कि जो भी हम लोग पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर रहे हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, वो हर एक सोसाइटी के लिए सेम नहीं हो सकता है। ओके। जैसे कि इतिहास जो है वो हर एक सोसाइटी के लिए क्या है, अलग अलग है। ओके। फर्स्ट क्लास पीपल के लिए हिस्ट्री अलग है, सेकंड क्लास पीपल के लिए हिस्ट्री अलग है, वर्कर्स एंड पीजर्स की हिस्ट्री अलग है, एंड किंग्स एंड रूलर्स की हिस्ट्री अलग है। ओके। मतलब फार्मर्स की हिस्ट्री अलग और लैंड लॉर्ड्स की हिस्ट्री अलग। और हमें ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, इन सबको स्टडी करना होगा। ये किसका बोलना था? कार्ल मार्क्स का बोलना था। ओके। कार्ल मार्क्स ने अपने नरेशन में जो स्ट्रगल किया है कॉमन पीपल ने, आम लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, उसको उन्होंने इंक्लूड किया है अपने हिस्ट्री में। ओके। उनकी एक किताब है जिसका नाम है डास कैपिटल, उसमें आपको उनका नरेशन पढ़ने मिल सकता है। और पूरी दुनिया में उनका ये जो किताब है, जो ट्रिटाइज है उनका लिखा हुआ, उसे सब लोग पढ़ते हैं। ओके। सो दिस इज अबाउट कार्ल मार्क्स। ओके। Now next is Annales School. Okay, at the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Annales School. 20वीं सदी की शुरुआत में, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, एक नई स्कूल तैयार हो गई हिस्टोरियोग्राफी की, और उसका नाम क्या था? एनालिस स्कूल था। और ये कहाँ पे तैयार हुआ है? फ्रांस में। ओके। एनालिस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. It was recognized now that the history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology. देखो, पहले जो इतिहासकार थे पुराने जमाने के, वो ज्यादातर राजाओं के बारे में लिखते थे, और जो लड़ी गई थी, जो वॉर्स हुए थे, उनके बारे में लिखते थे। ओके। आम जनता के बारे में नहीं लिखा जाता था पुराने जमाने के इतिहास में। ओके। तो जो नया फील्ड तैयार हुआ है हिस्ट्री में, जो अप्लाइड हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स या फिर लीडर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है। उन किताबों में आपको क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स, ये सब चीज के बारे में आपको पढ़ने मिल सकता है कि टेक्नोलॉजी कैसी थी हिस्ट्री में, इतिहास में एग्रीकल्चर कैसा था। ओके। एंशियंट टाइम में लोकल पीपल का मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा था, ये सब इंक्लूड किया गया है। ओके, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। और ये जो एनालिस स्कूल है, ये किसने शुरुआत की थी? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने इसकी शुरुआत की थी। ओके। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? देखो, अगर हिस्टोरियन एक मर्द है, एक मैन है, मेल है, तो ऑब्वियसली वो हिस्ट्री एक मेल पर्सपेक्टिव के साथ में लिखेगा। ओके। तो जितने भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने वुमेन्स के रोल को ठीक से सिग्निफाई नहीं किया था अपने नरेशन में, अपने इतिहास की किताबों में। वुमेन्स का जो रोल था उसको उन्होंने छुपा दिया, वो ठीक से उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। ओके। सो वो रिप्रेजेंट हो, इसके लिए कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ कदम उठाए। दे हैव टेकन सम collective steps to develop or to introduce the contribution of women in the ancient times. Okay, so feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. The writings of Simone de Beauvoir, okay, क्या नाम है? The writings of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. She was French. कौन से देश की थी वो? फ्रांस की थी, फ्रेंच थी। The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in the history but also on the rethinking of the male dominant perspective of the history. तो जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी था, उसमें जिस तरीके से मेल ने डोमिनेट किया है, वो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में रिप्रेजेंट हुआ। ओके। और वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इंक्लूड किया गया।
It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union, institutions working for their cause, their family life, etc. In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. देखो जितने भी इतिहासकार थे पुराने जमाने के, वो औरतों को उतना दर्जा नहीं देते थे और उनके बारे में नहीं लिखते थे किताबों में, हिस्ट्री के बुक्स में। ओके, या फिर अगर लिखते भी थे तो उनके लाइफ को ठीक से नरेट नहीं करते थे। किस तरीके से एंशियंट टाइम में वुमेन्स ने स्ट्रगल किया है वो रिप्रेजेंट हो सके, किस तरीके से उनके बीच में सोशल डेवलपमेंट देखने मिली है वो हमें समझ में आ सके, इसलिए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का इंट्रोडक्शन हमें देखने मिल रहा है। ओके, और 1990 के बाद, इन आफ्टर द ईयर 1990, वुमेन को भी इंडिपेंडेंट सोशल क्लास में रखा गया। ओके, so this is about feminist historiography. Now I will say the last scholar, okay, that is Michael Foucault. What is the name? Michael Foucault. The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in historiography. Okay, इन्होंने एक नया concept दिया historiography का। He in his book Archaeology of Knowledge, उनकी एक किताब जिसका नाम है Archaeology of Knowledge, उस किताब में उन्होंने अपना नया जो कंसेप्ट है, नया जो रूल है वो हमारे सामने रखा है। Argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. He drew attention to the fact that the archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions. In the past, Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. फोकाल्ट का क्या बोलना था कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना सही नहीं है। हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजी में रख के स्टडी नहीं करने वाली चीज है। उसका क्या बोलना था कि हिस्ट्री जो है वो हमें ये बताती है कि एक टाइम का दूसरे टाइम में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है, चेंजेस कैसे हुए हैं एंशिएंट टाइम्स में, वो स्टडी करने के लिए हमें हिस्ट्री की जरूरत है। ये किसका बोलना था? माइकल फोकॉल्ट का। ओके, और उन्होंने इस ट्रांजिशन को एक्सप्लेन किया है अपनी किताब में जिसका नाम है द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। ओके, Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स थे हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, जैसे कि डिसऑर्डर्स है, बीमारियां है, मेडिसिनल साइंस है, ओके, पनिशमेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते थे उस जमाने के, वो सब को भी फोकॉल्ट ने कंसिडर किया हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए। ओके, the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television, etc. came into practice. और हिस्ट्री में अभी सिर्फ राजाओं के बारे में या फिर उनकी प्रजा के बारे में या फिर सिर्फ उनके राज्यों के बारे में नहीं बताया जाता है। हिस्ट्री किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। किस तरीके से लिटरेचर डेवलप हुआ है, किस तरीके से आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग प्रोसेस कैसे डेवलप हुए, स्कल्पटिंग कैसे डेवलप हुई, ड्राइंग करने का तरीका कैसे डेवलप हुआ। ओके, जैसे कि पहले ड्राइंग की शुरुआत में ड्राइंग किस पे होने लगी? केव्स पे होने लगी, फिर धीरे धीरे वुडन एम्बार्कमेंट्स के ऊपर, फिर एक पेज के ऊपर ड्राइंग स्टार्ट हुई। आज देखो तो हम लोग डिजिटल ड्राइंग्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फिर म्यूजिक कैसे डेवलप हुआ? म्यूजिक देखो, ट्रेडिशनल म्यूजिक से आज हम लोग मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिक तक आ चुके हैं। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है हर एक फील्ड में, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर? हिस्टोरियोग्राफी के अंदर। ओके, so this is all about our first chapter, okay, of history. Now your homework is going to be, you have to solve the exercise of this particular chapter. Okay, in the next lecture we are going to start our new chapter. Okay, thank you.